अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इब्तिदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो रहीम है, करीम है, सत्तार है, गफ्फार है, जो रहमान भी है और कहार भी। वही जो दिन के उजाले में नूर बिखेरता है और रात की तारीकी में चांदनी। वही जो टूटे दिलों को जोड़ने वाला है, भटके कदमों को रास्ता दिखाने वाला है और बंद दरवाजों को खोलने वाला है। वो अगर देने पर आए तो बेहिसाब देता है और अगर आजमाने पर आए तो पहाड़ जैसे दिल भी लरज उठते हैं। ख़वातीन व हज़रात, रमज़ान मुबारक की मुक़द्दस सातें हम पर साया फगन हैं और ये वो महीना है जब आसमानों से बरकतें नाजिल होती हैं, ज़मीन मग़फ़रत की खुशबू से महक उठती है और हर दिल नेकी के जज्बे से सरशार होता है। जहाँ एक दुआ लबू से निकले तो अर्श तक जा पहुँचे, जहाँ एक सजदा ज़िंदगी के सारे गुनाह धो डाले, जहाँ एक आंसू मग़फ़रत का परवाना बन जाए। अपने तमाम देखने वालों को रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशियात औसाफ रमज़ान में खुश आमदीद। मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत और मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ। और बिल्कुल आपने हसनैन ठीक कहा, ये महीना फ़कत दिन के उजाले और रात की तारीकी का नहीं बल्कि ये रूह की रोशनी का है, दिल की बेदारी का महीना है, अल्लाह की कुर्बत का महीना है। ये वो मुक़द्दस वक्त है जब रोज़ादार का हर लम्हा इबादत बन जाता है, जब लबों पर इस्तग़फ़ार के फूल खिलते हैं, जब दिल की ज़मीन पर रहमत की बारिश बरसती है और जब आसमानों से रहमत की सदा आती है कि है कोई मांगने वाला मुझसे, मैं अता करने को तैयार हूँ, मुझसे मांगो। तो आइए इस बरकतों वाले महीने में रोशनियों में नेकियों के चिराग जलाएं, सब्र की खुशबू बिखेरें और शुक्र की कंदीलें रोशन करें और अल्लाह की नेमतों पर झुककर उसके अताओं का भी शुक्रिया अदा करें। लेकिन आपको पता है ना हसनैन, जैसे ही रमज़ान का महीना आता है और मुसलमानों के लिए ये रूहानियत का महीना भी होता है, अपने आप को ठीक करने के लिए, सेहत को भी ठीक करने का महीना होता है। और इस माह में रोज़ा रखने से हमारी जो जिस्मानी ज़हनी है कैफियत होती है उसको सुकून मिलता है, लेकिन इस दौरान हमारी ग़िज़ाई आदात में तब्दीलियाँ आना कुदरती सी बात है और इस तब्दीली के दौरान हमारे निज़ाम इंहिज़ाम यानी कि जिसको आप लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, उस पर भी बहुत ज़्यादा असरात होते हैं और इस तब्दीली की वजह से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा असर भी पड़ता है, जिसके तदारुक के लिए ज़रूरी है कि हम अपने सहरो इफ्तार में ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें जो हमारे जो मैदे हैं उसके लिए परेशानी का ना बने और हम सेहतमंद भी रहें और खाएं भी। जैसे कि हसनैन मेरे साथ बैठे हुए हैं, जैसे आप कहते हैं ना कि इफ्तार में आपको पकोड़े बहुत पसंद हैं, हाँ। लेकिन इनका अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए? क्या ये नुकसान पे कहते हैं कि पकोड़े पसंद है हाँ, क्या कोई नुकसान भी है? तो ये आज हम जानेंगे। हाँ एग्जैक्टली। हमारे साथ मौजूद है जी न्यूट्रिशनिस्ट मायरा खान, बल्कि आप उर्दू की अगर बात कीजिए तो मायरे ग़िज़ाइयात, ठीक है, इसकी वजह से मैं आपको मारिया को मायरा कह गया। अच्छा मारिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो जिस तरह गज़ल ने पूरा एक बैकग्राउंड बताया कि रमज़ान में, अफ्तार में, सहर में हमारी रूटीन भी चेंज हो जाती है और कहीं ना कहीं पे ग़िज़ाइयत की कमी होने की वजह से जिस्म में भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, आप डिहाइड्रेशन हो जाती है, इस तरह के मामला हो जाते हैं। सो इसमें हमें किन चीज़ों की केयर करनी चाहिए और स्पेशली अपने खानों में किस तरह की एहतियात करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, रमज़ान का महीना सबसे पहले अगर इसको हम थोड़ा गौर से देखें, क्लेंस है, डिटॉक्स है। क्लेंस और डिटॉक्स करना है जिस्म को, रूह को तो करना है, लौ तो लगानी है, मगर साथ में जिस्म के लिए एक बड़ा बेहतरीन पीरियड आ रहा है। साइंटिफिकली इसको देखें तो साइंस ने इसको स्टडी किया, साइंस ने कहा इंटरमिटेंट फास्टिंग के मुतरादिफ है हमारा फास्टिंग का कॉन्सेप्ट। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग से साइंस को कैंसर तक रिवर्स कर लिया। तो डाइट कैसी होनी चाहिए कि आप कैंसर तक को रिवर्स कर सकें, बहुत अहम है। अगर आप रमज़ान को सब्र का महीना है, अगर आप इसमें सब्र की तरगीब दिलाने के लिए आया, अगर हम पकोड़ों समोसों से सब्र नहीं कर पा रहे तो एक लम्हा फिक्रिया है। यहाँ पे महीना भी तो इसी महीने में पकोड़े ज्यादा खाए जाते हैं, वैसे तो लोग बहुत कम अच्छा बेसन तो अच्छा होता है ना, इसी महीने में पकोड़े सबसे ज्यादा जी एक कॉन्सेप्ट है, लोग करते हैं, मगर जब आप उसे डीप फ्राई करते हैं, चलें ठीक है, डीप फ्राई करते हैं तो आप उसकी कैलोरीज 5 गुना बढ़ा देते हैं। कोई भी खाने की चीज़ जिसको आप तलते हैं, डीप फ्राई करते हैं, तो आपने उसकी कैलोरीज बढ़ा दी, आपने उसमें फैटनिंग एलिमेंट डाल दिया, चर्बी बढ़ाने वाला एलिमेंट डाल दिया। और मेजॉरिटी जो मैं अपनी स्टडी में देखूं, अपनी रिसर्च में देखूं, 13-14 साल हो गए मुझे, मेजॉरिटी लोग रमज़ान में वज़न बढ़ा देते हैं। हाँ बिल्कुल, और खा कुछ नहीं रहे होते ज़्यादातर, मगर वो 2 समोसे, 1 पकोड़ा, रोल, ये सब कर दें ना, कचौरी कर लें तो आपकी एक प्लेट 1200 कैलोरीज की है और आपने पूरे दिन में एक एवरेज इंसान को 1800 कैलोरीज के अंदर रहना है। हम 12-15 घंटे भूखे भी तो रहते हैं। हाँ। आप 12-15 घंटे चलें, नॉर्मल डेज में
हम रात को जब सोते हैं फिर पूरा सोने का जो दौरानिया है 8-10 घंटे हम तब भी भूखे रहते हैं। मगर देखें जो हमारे नॉर्मल दिन में एक ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट है, ब्रेकफास्ट, ब्रेक तोड़ना, फास्ट रोज़ा, ब्रेकफास्ट रोज़ा तोड़ना। तो नॉर्मल दिन में जब रोज़े नहीं होते तो ब्रेकफास्ट मुतरादिफ है, बिल्कुल हमारे अफ्तार की तरह है। आप कभी अफ्तार में तली हुई मुरगन गज़ाएँ खाएंगे? मतलब एक अशरा हो गया और मुझे जो भी मेरे पास पेशेंट्स आ रहे हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, सबका एक ही अभी कंसर्न है, मैदे में जलन है। कुछ बता दें, मैदे में जलन है। मैदे में जलन क्यों है आपके? क्योंकि आपने उतना नाजुक हुआ हुआ जो मैदा है, जब आपने पूरा 16 से 18 घंटे आपने रोज़ा रखा, उस मैदे में आपने इतना हैवी ड्यूटी मुरगन गज़ा का इस्तेमाल किया, जब आपका मैदा बिल्कुल कोरा कागज़ बना हुआ था, इतना वो तो आपने weak ऑयल था, से भरी आपने चीज़ें ऑयल से भर दिया उसको। अब वो आपको जलन करेगा, तेज़ाबियत करेगा। आप उस वक्त 2 से 3 खजूरों का इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें और अल्लाह का बनाया हुआ फल का इस्तेमाल करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, क्योंकि फ्रूट 20 मिनट में आपके मैदे में हज़म हो जाता है। अब ये जो आपने मुरगन गज़ाएँ, ये जो तले हुए पकौड़े समोसे खाए, ये कोई घंटा डेढ़ तक हज़म नहीं होएगा आपके और मैदे फिर से। उसके बाद में खाना भी खाना होता है। आपने खाना भी खाना होता है, तो आप क्या कर रहे हैं? स्टफ़ कर रहे हैं अपने आप को। आपके मैदे में इतनी जगह है, आपने उसे फुला के इतना ज़्यादा आपने उसे अच्छा, ये मवाद जो दे गजल ने दिया। बात की ना, बाद में खाना खाना होता है, कुछ लोगों की तरतीब डिफरेंट है। अब लेट्स सपोज मैं अपने घर की बात करूं तो मैं सबसे पहले खजूर खाता हूं और फिर थोड़ा सा पकौड़ा मतलब एक पकौड़ा ले लिया या 2 ले लिया, उसके बाद स्ट्रेट अवे खाना खाता हूं। खाना खाने के बाद जो भी चीज़ें हैं, फ्रूट चाट है, पकौड़ा है, एक तो ये तरतीब है। एक जिस तरह गजल ने कहा अच्छा, कि एक पहले ये आप तरतीब है कि पकौड़े मैं खाना खाएंगे, नहीं खाती। हाँ मतलब यही तरतीब है ना। कुछ ऐसे भी लोग दूसरी है कि पहले पकौड़े खाएंगे आप, फिर समोसे खाएंगे, फिर उसके बाद फ्रूट चाट खाएंगे, फिर चना चाट खाएंगे। तो इन दोनों तरतीबों में सबसे ज़्यादा अच्छी आपको कौन सी लगती है? आपके पास एक लिमिटेड कैलोरीज का इंटेक है ना। आप एक नॉर्मल एवरेज इंसान की बात करें, अगर आपकी हाइट 5 फुट 6-7 इंच है और आप एक एवरेज नॉर्मल इंसान है, आपको 1800 से 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है एक ऑप्टिमल ज़िंदगी गुजारने के लिए। अब उस कैलोरीज में आप ये देखें, आपने उसमें फ्रूट्स भी खाने हैं, आपने उसमें नट्स भी खाने हैं। नट्स का मतलब है एक मुट्ठी बादाम ऐड कर लिया, चिया सीड, फ्लेक्स सीड ऐड कर लिया, आपने उसमें रोटी भी खानी है, आपने उसमें मीट्स भी खाने हैं, ये सारा कुछ आपने खाना है, दालें भी खानी है, आपने उसमें सलाद भी खाना है, ये सब ऐड करना है अगर आप चाहते हैं कि आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। अगर आप नहीं ऐड करते, किसी एक चीज़ को आप एक्स्ट्रा कर देते हैं, आपकी डाइट मुतवाज़न नहीं है, आपने फ़ैट का इंटेक बहुत ज़्यादा कर लिया, जो आपने एक मील से 1200 कैलोरीज आपने कंज्यूम कर ली, हाँ। फिर आप डिनर भी करेंगे, फिर आप सहरी भी करेंगे, तो आपने जहाँ पे 1800 कैलोरीज या 2000 खानी थी, आप उसे ले गए हैं 2500-3000 पे। बिल्कुल। तो रोज़ा तो रखना इसलिए थोड़ी था स्टफ़ करने के लिए और अपने आप को, रोज़ा तो तरगीब दिलाने रोजे आया को था हाइप बना सब्र ली की। जाती है ना, कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, बस रोज़ा हमने रखा, हमें सारा कुछ एक ही टाइम तो फिर सवाल ये थोड़ा पूछना है कि क्या फिर उस रोज़े का फ़ायदा भी है, क्योंकि हमने सब्र की तरगीब तो की नहीं, कि हम खाने पे सब्र नहीं ला रहे। और जो हम पैगंबर नहीं, की वो बात कह रहे हैं कि करें, देखिए पॉइंट ऑफ व्यू ये है ना कि हमने 14 घंटे तो सब्र कर लिया। हाँ। अब 14 घंटे के बाद जब हुक्म इलाही इजाज़त है है कि आपने खाना है तो फिर पेट भर के खाना है। हुक्म इलाही पे अगर हम आ जाए ना, तो हुक्म इलाही, और अगर हम अपने पैगंबरों को भी देखें तो वो खजूर होती थी, पानी होता था, दही होती थी, रोटी होती थी। वो हमारे पैगंबर वो खजूर खा के ना, वो सारे पैगंबर हैं वो जंगें लड़ा करते थे। तो अगर हमने प्रॉपर हुक्म इलाही को चलना है और प्रॉपर उस तर्ज पे चलना है, और उसमें डाइट का बड़ा अमल दखल है, ये सारा कुछ नहीं था उसमें। लाल पीले रंग की शरबतें भी नहीं थी उस वक्त, ना इसकी कहीं पे फास्ट फूड हुक्म भी है, नहीं कुरान फास्ट फूड भी नहीं था, मुझे कोई आयत निकाल के दे दें कुरान की लेकिन वो आयत। प्रिवेल भी नहीं कर रहा था ना। हाँ, प्रिवेल भी नहीं कर रहा था। और वो प्रिवेलिंग की अगर हम बात करें तो ये मल्टी-बिलियन डॉलर्स बिजनेसेस हैं, बिल्कुल। ये आपको मार्केट कर रहे हैं। सही बात। आपको जितना आपको मार्केट किया जा रहा है ताकि आप इसको ख़रीदें, ये अनहेल्दी अनहाइजेनिक फूड आपको मार्केट किया जा रहा है। और इससे जागने का एक ही तरीका है कि आप शौरी तौर पे इस बात का देखें कि ये चीज़ अल्लाह की बनाई हुई चीज़ नहीं है, ये इंसान की बनाई हुई चीज़ है और ये मेरे लिए सेहतमंद नहीं है। नहीं। और जब तक आप ये फैसला नहीं करेंगे, आप बीमार रहेंगे। आपको जितनी भी ज़्यादा ये सारी बीमारियाँ हैं, हार्ट की जो बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़ की बीमारी है, कैंसर है, शुगर है, ये सब आपके लाइफस्टाइल की वजह से और आपकी डाइट की वजह से, ये सारी बीमारियाँ। अल्लाह ने आपको, जब आप बेबी थे ना, छोटे नौमौलूद थे, तो अल्लाह ने आपको ये बीमारियाँ लगा के नहीं भेजा था। ओवर टाइम आपके जो लाइफस्टाइल की वजह से आपको ये बीमारियाँ लग गई, अपनी डाइट की अच्छा, वजह यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ मारिया मौजूद हैं यहाँ पे। वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
जी हसनैन और गज़ल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोथम रमज़ान दस्तरखान उसाब के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा फातिमा। मरहबा, हमदर्द, रूह अफ़ज़ा, कश्मीर कुकिंग ऑयल, रोज़ पेटल और लाइफबॉय के ताउन से हम आपके लिए लेकर आए हैं रमज़ान दस्तरखान उसाब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज हमारे किचन में दस्तरखान उसाब में क्या बनेगा, पूछते हैं अपनी प्यारी सी शेफ़ आयशा से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं वालेकुम रिदा? अस्सलाम, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मैं अच्छी ठीक हूँ। लग आप रही हैं। कैसी हैं? थैंक यू सो मच तारीफ़ करने के लिए। बताएं आज क्या बना रही हैं? अच्छा, आज हम बनाएंगे, हमेशा की तरह 2 डिशेस बनाएंगे। एक हमारा ब्रेकफास्ट स्मूदी है और जो मेन डिश हम बना रहे हैं वो है चिकन टेंडर्स। मगर ये चिकन टेंडर्स वो नहीं है चिली गार्लिक या कोरियन टेंडर्स, ये है हमारे लेमन हर्ब टेंडर्स। सबसे पहले सॉल्ट 1 टीस्पून, इसके अंदर डालेंगे हम थोड़ा सा हर्ब्स, ऑरिगेनो, थाइम, जो भी ड्राई हर्ब मिले वो, ड्राई हर्ब जो भी इजीली अवेलेबल हो। वो फ्रेश पार्सले, पार्सले आ गया हमारे पास। ठीक है। इसके बाद आज बड़े इजी पीजी रेसिपी लग रही है मुझे आयशा। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं। सारी इजी होती हैं, ज़्यादा मोस्टली इजी होती है। और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, अराउंड 1 टेबल स्पून। ठीक है। गार्लिक पेस्ट मैंने डाल दिया था, इसको अच्छे से मैरिनेट करके। और अगर किसी को ब्लैक पेपर डालना है तो डाल दें। और ठीक है, ये करने के बाद आपने पूछा नहीं कि दूध यहाँ क्यों रखा हुआ है, ड्रिंक तो हमारी कहीं और बनती है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि दूध इसी में जाएगा। इसी में जाएगा। तो ये बटर मिल्क फ्राइड चिकन होती है, उस स्टाइल में बनाएंगे। बटर मिल्क कैसे बनेगा, इसी के अंदर मैंने जो है हाफ ग्लास दूध लिया, 1 टेबल स्पून भर के मैंने विनेगर डाल के छोड़ दिया था। ठीक है। ठीक है। अब ये हम इसके अंदर डालेंगे। ठीक है। अभी हमारे पास चिकन की क्या क्वांटिटी है आयशा? ये चिकन था मेरे पास 300 ग्राम्स, यानी कि एक ब्रेस्ट से थोड़ा ज़्यादा। अच्छा, ये हमने एक अंडा डाला ना, अब इसको हम एक बैटर सा बनाएंगे इसका। ठीक है। ये इसका बैटर और मैरिनेशन एक साथ है। ये मैं ड्राई रब हमने बनाए थे, ये मैं बता देती हूँ दोबारा से, लेकिन मैं इसमें से ना 2 टेबल स्पून मैदा जो है ना चूरी करके इसमें डालूंगी। 2 से 2 टेबल स्पून, मेरे पास टीस्पून था तो मैंने 4 डाले। तो ड्राई रब का ठीक है, इतना यूज अच्छा। होता है, जो हमने पहले बनाया था वो खत्म हो चुका है। इसको आप मिक्स कर दें। ड्राई रब था, इसके अंदर ना मैंने पेपरिका, सॉल्ट, पेपरिका हल्का रखा था, पेपरिका और सॉल्ट डाला था। और इसके अंदर मैंने वो डाले थे, थोड़ा सा पार्सले डाला था, लेमन जेस्ट डाला था। और इसको अब हम इसके अंदर ऐसे ऐसे कोट करेंगे और फ्राई करेंगे। ठीक है। इधर से इफ्तार की आवाज़ आना शुरू हो गई है। पता है, जब ये फ्राई होने की आवाज़ आती है ना, मैं इसको कहती हूँ इफ्तार की आवाज़, क्योंकि अच्छा। जो हमारी चीज़ें फ्राई होने वाली होती हैं बिल्कुल एंड टाइम पे हम करते हैं, ताकि गरम गरम इफ्तार और में इसको ना सर्व एक्सेस करें। आप इसका डस्ट ऑफ करेंगे और ये करके, क्योंकि अच्छा इसको ना आपने ठंडे पानी वाला काम करने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आपने इसको जो है मिल्क में ऑलरेडी डाला हुआ है। ये ऐसे ऐसे फ्राई होंगे। ये ना आप लोगों ने ओवरलैप नहीं करना है। ये देखें, ये हमेशा की तरह आज भी मैंने लिया है इसका क्या कहते हैं, रोज़ पेटल का किचन टाल लिया है। इस पर मैं ये ऐसे सारा ऑयल अब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ जी, हम भी अपने घर में रोज पेटल यूज़ करते हैं। मेरे फेवरेट पार्ट की तरफ लेमन हर्ब डिप बनाएंगे। मेयोनीज ले लिया है हाफ कप, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सॉल्ट। रिदा की एक बड़ी अच्छी आदत लगी है मुझे, जो वो नोट करती है पूरी रेसिपी, तो कुछ जल नहीं रहा अगर मैं इधर बिजी हूँ। एंड 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो, देन हाफ टी स्पून पार्सले, 1 टीस्पून भर के ये निकाल के रखा था। इतना मज़ा आएगा ना, इतना रिफ्रेशिंग है। लेमन जेस्ट, जैसे गार्लिक मेयो बनता है एग्जैक्टली सेम वैसा ही है। खुशबू बहुत प्यारी है। लेमन का छिलका है, वाइट पार्ट नहीं निकालिएगा, पूरी डिप कड़वी हो जाएगी। और 1 टीस्पून गार्लिक दिखने में ज़्यादा लग रहा होगा मगर ज़्यादा ही डलेगा, क्योंकि ये गार्लिक मेयो की तरह है, बस इसमें लेमन और हर्ब्स का हमने एडिशन किया है। इसको करेंगे मिक्स। इसको अब मैं आती हूँ इधर, फिर बनाते हैं ड्रिंक। ओके, तो अब हम आते हैं अपनी स्मूदी की तरफ। बड़े हेल्दी इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं आयशा। योगर्ट है हमारे पास 1 कप, देन आमंड्स हैं 8-10 दाने, 4 से 5 खजूरें हैं, 2-3 डाल लेंगे। और अगर 2-3 खजूरें डालें तो हम शुगर नहीं डालेंगे। आप शुगर की जगह हनी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, ब्राउन शुगर ले सकते हैं। मैं डेट्स डालूंगी, मैं शुगर डालूंगी नहीं, मैंने खाली दिखाने के लिए रखी है। ठीक है। इसके अंदर हमने डाल देना है योगर्ट सबसे पहले, बर्फ़। आज भी गले थोड़े हमारे बेहतर हैं तो हमने कहा चलो भाई
ओ ओ ओ ये मैंने क्या कर दिया। चलें, चीनी को आना ही था आखिर इसमें। और हम इसमें डालेंगे ये रोल्ड ओट्स है जो हमने हलीम फ्लेवर के बनाए थे, वही रोल्ड ओट्स है। ये डाल देंगे हम इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून, ज़्यादा भी नहीं, ये खुद ही इतने उठ जाते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे आमंड्स, डालेंगे तो 10 दाने। अच्छा, वो लोग जो अंडर वेट हैं, वेट गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए वो- बिल्कुल सही है। उनके लिए तो ज़बरदस्त है, लास्ट में ट्राई करें। नहीं, और जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं और एक मील लेना चाहते हैं, एक सर्टेन डाइट होती है उसके लिए, तो आप इसमें डेट्स कम, आप डेट्स सिर्फ 2 डालें फिर, और फिर आप ये ले सकते हैं। ये ब्रेकफास्ट स्मूदी है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के डालेंगे हम कॉफ़ी का, ठीक है। इस्तेमाल करेंगे ताकि ये जो है थोड़ा हमें जगाए भी, तो कैफीन और ब्रेकफास्ट फील भी दे। बिल्कुल। अच्छा जी, इसको हम बंद करते हैं, लॉक करते हैं। अच्छा, आयशा मुझे बता रही थी कि ब्रेकफास्ट में मोस्टली स्मूदी लेती हैं आप। स्मूदी हो चुकी है तैयार। अब इसको ग्लास में डालेंगे और अपनी ड्रिंक की और जो मेन डिश हमने बनाई है उसकी फाइनल लुक भी आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल, ये हो गई है रेडी। इस पर हम लगाएंगे थोड़े से डेट्स, लगा देते हैं ऐसे ही, बस दिल चाह रहा है लगाने का। सामने प्रेजेंटेशन भी तो आनी चाहिए ना, सामने प्रेजेंटेशन पड़े बहुत थे, मैटर करती है। हमने लगा दिए हैं। आप स्ट्रॉबेरीज भी लगा सकते हैं। ये है हमारा ब्रेकफास्ट स्मूदी। स्मूदी बोल भी बनता है। आप इसमें, क्योंकि ओट्स हैं, आप इसको खा भी सकते हैं आप। अच्छा, ये ना, अगर आप वर्किंग डेज में आप रोज़ा रख रहे हैं तो आप ये सहरी में ले सकते हैं, क्योंकि फिर कॉफ़ी के बाद आपको नींद नहीं आएगी, तो आप फ्रेश रहेंगे। अपने ड्रिंक को वहीं पर वहीं लेकर लेंगे? चलते हैं अपनी ओके। मेन डिश के पास। और जी शेफ, तो बताइए आज क्या बनाया है हमने? अच्छा, तो आज रिदा हमने बनाया है लेमन हर्ब चिकन टेंडर्स, ठीक है। उसके साथ हमने बनाया है कॉफ़ी स्मूदी, कॉफ़ी एंड ओट्स स्मूदी, जिसमें हमने शुगर नहीं ऐड की थी, लेकिन वो ज़बरदस्ती थोड़ी सी बर्फ़ के साथ लग के आ गई। और इसमें हमने डाले थे डेट्स, जिससे हमने इसको मीठा किया है। और ये हमारी आज की, ये आप ईद पे इफ्तार में या बच्चों को जो ईद के बाद लंच में स्कूल में दे सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे एक नई डिश, एक नई रेसिपी के साथ। रमज़ान दस्तरखाने हिसाब से आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा और शेफ़ आयशा को दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी कुछ रेट लिस्ट जारी की गई थी सस्ता बाजार सब्जी लगाया की, जाता है। सस्ते बाज़ार की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि जब भी रमज़ान मुबारक का महीना आता है, ईद आती है, या फिर हम ईद उल अज़हा की बात करें तो ईद उल अज़हा में तो क्योंकि जानवरों की कीमतें डबल हो जाती हैं, इस ईद में बात करें तो सब्ज़ी फ्रूट की खजूरों की कीमतें डबल हो कीमतें, जाती हैं, खजूर की कीमतें डबल हो जाती हैं। इवन हम पकौड़ों की, कचौरे की और समोसे की बात करें तो वहाँ पर भी कीमतें डबल हो जाती हैं। फिर खाने पीने की चीज़ें, उनकी कीमतें डबल हो जाती हैं। इस वक्त हमारे साथ अरशद शाद मौजूद है, जिनका एक पैकेज भी है और बड़ा खूबसूरत अंदाज में उन्होंने तमाम तर चीज़ों की डिटेल बताई। क्योंकि गवर्नमेंट का रेट अलग है, लेकिन Figures सब्जी अलग मंडी है। इस्लामाबाद का या फिर सस्ते बाजार का रेट गजल बिल्कुल अलग है। और डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल। आप गवर्नमेंट हैं, आप जब एक रेट देते हैं तो उसमें कंट्रोल का भी डिपार्टमेंट आपका है। सो कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे लोगों को भेजा करें जो क्या कहते थे, नाजायज़ मुनाफाखोर हैं, उनसे भी हमारी जान छूटे। जी अर्शद। रमजान मुबारक में हुकूमत ने अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे तो बहुत किए, मगर मनसूबाबंदी करना शायद भूल गई। हुकूमत की जानिब से मुहैया की गई रेट लिस्ट पर जो कीमतें फिरोख्त मुख्तस की गयी, वो होलसेल की कीमतें खरीद से भी कम हैं। रेट लिस्ट बनाने वाले किस मंतक के तहत निर्ख तय करते हैं, अल्लाह ही जाने। ABN न्यूज ने दुकानदारों की शिकायत पर मंडी का रुख किया तो यह हकीकत खुलकर सामने आई। होलसेल मंडी में सेब की कीमत खरीद 340 रुपए,
जबकि हुकूमती रेट लिस्ट में कीमत फिरोख्त 310 यानी फी किलो 30 रुपए का नुकसान। अमरूद की कीमत खरीद 244 जबकि रेट लिस्ट में कीमत फिरोख्त 208 फी किलो नुकसान 26 रुपए। स्ट्रॉबेरी की कीमत खरीद 350 जबकि रेट लिस्ट में कीमत फिरोख्त 305 फी किलो 45 रुपए का नुकसान। केले की फी दर्जन कीमत खरीद 290 जबकि रेट लिस्ट में कीमत फिरोख्त 240 यानी 50 रुपए फी दर्जन का नुकसान। दुकानदार कहते हैं मुनाफा तो दरकिनार, शाम को नुकसान का तखमीना लगाते हैं। आवाज उठाने पर गिरफ्तार और जुर्माना भी किया जाता है। सही, बहुत शुक्रिया अरशद शाद की रिपोर्ट आपने देखी है और जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल तमाम तर बाज़ारों का जो है विज़िट किया, वहाँ पर जो रेट लिस्ट आवेज़ा की गई थी जिसमें फ़िगर्स अलग थे, हुकूमत के हवाले से जो बताया जाता है वो फ़िगर्स अलग होते हैं। इवन दैट कि मैंने खुद भी एक बाज़ार का विज़िट किया जहाँ पर देखा कि जो सब्ज़ी थी वो इतने मॉल्डी फूड्स पड़े हुए थे, गले सड़े, और वो कह रहे थे कि बस इस तरह की सब्ज़ी और ये कम पैसों में जो है वो दे दी जाए। खैर, अब हम लाहौर का रुख करते हैं जहाँ से लाइव हमारे साथ मौजूद है शेख रशीद साहब। जी शेख साहब, बताइएगा क्या रेट चल रहे हैं वहाँ पर? जी, जो जिंदा दलाल लाहौर हैं वो माह रमज़ान में चूँकि दो चीज़ें बड़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, उसमें एक तो है वो अफ्तारी और दूसरा सहरी। दोनों के दौरान जो चीज़ें जो अशिया इस्तेमाल होती हैं उनके निरख इतने ज़्यादा हैं कि इंतज़ामिया उसको कंट्रोल करने में से कासर है। अगर आप चीनी की बात करें तो चीनी इस वक्त जो है वो 180 रुपये फ़ी किलोग्राम फ़रोख्त हो रही है शहर के बाद मुकामात पर। अगर मज़ाफ़ात की बात करें तो 185 रुपये फ़ी किलोग्राम। इसी तरह अगर आप घी की बात करें, कुकिंग ऑयल की बात करें तो वो भी 550 रुपये फ़ी किलोग्राम से ज़ायद पर फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर फ्रूट की बात करें जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अफ्तारी में, जिसकी फ्रूट चाट बनती है, मगर आप सेब की ख़रीदारी नहीं कर सकते, केला नहीं खरीद सकते जो कि 300 रुपये दर्जन है। सेब की बात करें तो वो 400 रुपये फ़ी किलोग्राम है। अमरूद की बात करें 250 रुपये फ़ी किलोग्राम है। अगर किन्नों की बात करें तो वो 450 रुपये फ़ी दर्जन है। तो ऐसी सूरत हाल में आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि रोज़ादार कितनी तकलीफ़ में होगा कि अफ्तारी में उसको अगर फ्रूट चाट ना मिले, अफ्तारी में अगर उसको 60 रुपये का या 70 रुपये का समोसा मिले, अफ्तारी में अगर उसको जो है वो 800 रुपये 900 रुपये फ़ी किलोग्राम पकौड़े मिले, तो आप अंदाज़ा लगा लें। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। शेख साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आप इस वक्त मार्केट में खड़े हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग भी होंगे आपके साथ, अगर उनसे बात करके हमें बता सकें कि आवाम के क्या जज्बात हैं, तासुरात हैं, क्योंकि वो तो बड़े किस्से होंगे। लेकिन वो इंतज़ार करके लोग मौजूद थे लेकिन वो इंतज़ार करके चले गए हैं। अच्छा, जितना कुछ आप हमें बता रहे थे ना उतनी देर में वो चले गए। ज़ाहिर रोज़ा है तो कौन वेट करता है, वो चले जाते हैं। और पहले ही लोग इतने ज़्यादा तंग आ चुके हैं, इतने नहीं, वो शॉपिंग हो रही है ना, मैं बाजार में मौजूद हो तो वो शॉपिंग का आते हैं निकल जा रहे हैं। लेकिन शेख साहब सवाल ये है कि पंजाब गवर्नमेंट की अगर बात की जाए वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, स्पेशली मरियम नवाज की बात की जाए तो वो हर इवेंट में अपने आप को एक्टिव करती हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी एक्टिव होती हैं। सो आप लाहौर में खड़े हैं, पंजाब का दिल है, पंजाब का दारुल खिलाफा है, लाहौर में इस तरह की सूरत हाल है, पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है, किधर है प्राइस कंट्रोल वाले, वो क्यों नहीं आते इन नाजायज़ जो मुनाफाखोर हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? वो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा ये बात कि जो रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं लाहौर शहर में पंजाब हुकूमत की तरफ से, वहाँ पर रिलीफ है, वहाँ पर रिलीफ मिल रहा है, सब्जियों में भी, फ्रूट में भी और दीगर अशिया में। मगर अफसोसनाक अमर यह है कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये शादमान का इलाका है, यहाँ से जो रमज़ान बाज़ार है वो 7 किलोमीटर है। यहाँ से रमज़ान बाज़ार 7 किलोमीटर है, तो 7 किलोमीटर में जो पेट्रोल का ख़र्चा आएगा, बाइक जाएगी, गाड़ी जाएगी, तो फिर जो शहरी है वो ये समझते हैं कि ओपन मार्केट से ही, क्योंकि 10-20 रुपये का फ़र्क है, अगर 10-20 रुपये का फ़र्क है तो फिर शहरी जो है वो रमज़ान बाज़ारों में जाने से गुरेज करते हैं। इस वक्त यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। ये ओपन मार्केट है जहाँ पर जो रेट हैं वो दुकानदारों के अपने बनाए हुए हैं। यहाँ पर रेट लिस्टें भी लगी हुई हैं, मगर रेट लिस्टों के मुताबिक जो मुख्तलिफ अशिया हैं उनकी फ़रोख्त नहीं की जा रही। जी, थैंक यू सो मच शेख रशीद साहब, आप लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। और दूसरा अशरा शुरू हो चुका है, स्नैन और महंगाई का जिन बेकाबू हमें नज़र आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली रमज़ान का महीना इस तरह का महीना है कि जहाँ पर हर जगह पर रिलीफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोग शदीद मुतवसत तबका जो है, गरीब तबका जो है परेशानी का शिकार है। इवन दैट के उन्होंने तो शेख साहब का वेट भी नहीं किया, बात भी नहीं की, क्योंकि ज़ाहिर रोज़े हैं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जो है वो मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कोथम रमज़ान दस्तरखान इंसाफ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा फातिमा।
और इस खुसूसी सेगमेंट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है तलो कुकिंग ऑयल ने, मरहबा, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, रोज़ पेटल और लाइफ बॉय ने भी हमारा साथ दिया है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे और अपने रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो दस्तरखाने और साफ में आज क्या बनने जा रहा है ये पूछने हैं अपनी प्यारी से शेफ़ आयशा से। जी आयशा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं कैसी ठीक, हैं आप ठीक कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो आप पहले से ही बिजी लग रही हैं। पहले से बिजी इसलिए लग रही हूँ कि आज भी हमारी 2 रेसिपीज़ हैं और लेंदी तो नहीं है तो झटपट हमेशा की तरह, लेकिन आज ड्रिंक नहीं है हमारे पास। आज हम कर रहे हैं फज ब्राउनीज़ बनाएंगे, इसके अलावा हम बनाएंगे हमस बनाएंगे। हमस के लिए मैंने पीटा ब्रेड को खाली सेयर करके कलर दे के रखा है ताकि फिर हम जल्दी जल्दी काम करें, क्योंकि फिर ब्राउनी के लिए चॉकलेट भी मेल्ट करनी है, बटर भी मेल्ट करना है डबल बॉयलर पे। तो स्टार्ट करें। आज अपने व्यूअर्स को ये भी बता दें कि जो हमस है स्पेशली हसनैन की रिक्वेस्ट पे बन रहा है। अच्छा, उनको जी, पसंद है? जी, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपने शेफ से रिक्वेस्ट करनी है कि हमस बनाएं। बस आप रिक्वेस्ट चलें। करें, हम पूरी ना करें। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने ना सिर्फ इसमें एक पीटा ब्रेड को ऐसे बीच से कट किया और फिर जैसे मिनी पिज़्ज़ा वाली कटिंग करके इसकी बड़ी जैसी भी ज़बरदस्त कटिंग की है। हाँ, जैसी भी कटिंग करनी हो कर लें। ठीक है, ब्रेड को हमने कट कर लिया, बड़ी अच्छी सी शेप दिया और देखें इसको एक साइड से लाइट गोल्डन कलर दिया। आयशा जैसे कि बता रही हैं अपने मुताबिक आप इसको क्रिस्पी भी कर सकते हल्का हैं। क्रिस्पी करना है तो थोड़ी देर रख लें और कुछ को 2 साइड से दे दें, क्योंकि हमस होकर हमारा चिकपीस की डिप होती है, सॉफ्ट होती है, ये उसमें डिप करके खाया जाता है। ठीक है, अब मैं हमस को मिक्स करते हैं। उससे पहले ना हम अपनी जो दूसरी रेसिपी है उसका एक छोटा सा प्रेप स्टार्ट करते हैं। पानी बॉईल होने रखती है और यहाँ पे आयशा ने रखे हैं बड़े मज़े मज़े के इंग्रेडिएंट्स। बताएं आयशा। अच्छा जी, ये मैंने आपको स्टार्ट में भी बोला था कि बेकिंग में ना यू कैन नॉट इमेजिन, तो ये बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है इसमें आपको ना, उसके वेट्स में, उसकी ग्रामेज में, कि हमें कितना क्या चीज़ ऐड करनी है उसमें। आप प्लस माइनस अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते। तो हम लेंगे 225 ग्राम्स डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट, मुझे डार्क पसंद है, और अगर आपका मूड हो तो आप हाफ एंड हाफ भी कर सकते हैं। तो ये 225 ग्राम चॉकलेट ले डार्क और मिल्क चॉकलेट मिक्स भी कर सकते जी जी जी, आपने 225 ग्राम लेनी, हाफ हाफ भी कर सकते हैं। आप सिर्फ डार्क भी ले सकते हैं, सिर्फ मिल्क भी ले सकते हैं। चॉकलेट के स्लैब्स आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। कट करके हमेशा मेल्ट करेंगे। मेरे पास कॉइन्स थे, ये बहुत अच्छी मार्टीनी चॉकलेट है, आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं बेल्जियन आप वो ले लें, मार्टीनी, टेलिन, जो भी चॉकलेट लेनी है वो आपने इसके अंदर एज इट इज़ डाल देना है। ठीक है, इसके ऊपर आप डालेंगे 250 ग्राम बटर। ठीक है, मैंने इसमें 250 ग्राम्स बटर लिया है और 225 ग्राम्स इसमें मैंने डार्क चॉकलेट ली है। आप मिल्क चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम 2 अंडे डालेंगे। 95 ग्राम्स मैदा है छना हुआ। ठीक है, इसके अंदर मैं डालूँगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट। इससे क्या होगा? सॉल्ट से ना थोड़ा सा फ्लेवर बैलेंस होगा और अच्छा सा हल्का हल्का सॉल्टी फ्लेवर आता है, हल्का सा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, मैंने ना इसमें जो है 225 ग्राम चॉकलेट ली थी और 1 टेबल स्पून कॉफ़ी ली थी, जिसको नहीं ऐड करनी वो ना डाले। और इसके अंदर 250 ग्राम यानी कि 1 पाव जितना बटर लिया था और उसको डबल बॉयलर पे मेल्ट किया है। इतना कि कुछ होगा कुछ नहीं होगा, बाकी वो हमारी जब हम इसको एग्स डाल के मिक्स करेंगे तो ये तब हो जाएगा। ठीक है ना, ये करके आपने इसको गज़ल कह रही हूँ आप रिदा, अगर आप इसको थोड़ा सा आयशा को गज़ल की बहुत याद आती है, गज़ल देख रही होगी यकीनन। और उस दिन भी वो मुझे कह रही थी कि आयशा बार बार हमें गज़ल कहती है। अच्छा, 2 एग्स लिए हैं मैंने, पूरे के पूरे एग योक वगैरह कुछ भी इसका अलग नहीं करना है। मैंने इसके अंदर 2 एग्स डाले हैं, 250 ग्राम्स कैस्टर शुगर डाली है। आइसिंग शुगर में कॉर्नफ्लावर होता है, आइसिंग एजेंट होता है जो आइसिंग बनाता है। कैस्टर शुगर कैरमलाइज करने के काम आता है, ज़्यादा अच्छा कैरमलाइज होता है। अच्छा, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ वनीला एसेंस। अगर आप लोगों को कम पसंद है कम डाल दें, चॉकलेट एसेंस है घर में तो वो डाल दें। है मैं तो आज पे ये सीख रही हूँ, मेरी फ्रेंड है सहर, उनकी बर्थडे आने वाली है, उनकी बर्थडे पे बनाऊँ। आप ना ब्राउनी को कट ना करना, आप ना ब्राउनी का एक बड़ा शीट बना के उसी को पर हैप्पी बर्थडे लिख के ले जाना। और हैप्पी बर्थडे सहर इन एडवांस। कब है उनकी? उनकी बस ये रमज़ान के लास्ट जो डेज होंगे ना, इसमें उनकी बर्थडे है।
बड़ी अच्छी हैं, शायरा हैं। अच्छा हाँ, टीवी बड़ी में आती हैं? जबरदस्त पोइट्री लिखती हैं। नहीं नहीं, अच्छा, आप आधा मिक्सचर इसमें डाल रहे हैं अभी। अच्छा, इसको बेक करके फ़ौरन नहीं कट करते, कम से कम 2 घंटे आपने रेस्ट देना है। जी तो ब्राउनीज हमने बेक होने रखनी है और अब हम बनाएंगे hummus। अब हम बनाएंगे hummus बनाएंगे। hummus बहुत बहुत सिंपल है, थोड़ा सा टेक्निकल है। इसको हमने क्या करना इसका है ओरिजिन क्या है वैसे आयशा? यार, ये जो लेबनीज़ फूड होते हैं ना, उसके स्टार्टर है, ठीक है, एपेटाइजर में जाता है। तो बना देंगे जल्दी से। 1 कप हमने इसमें ले लिए हैं बॉयल चने, हर घर में होंगे आजकल, तो ख़ास तौर पे होंगे, वरना रेडीमेड भी मिलते हैं, ठीक है। 1 कप ये लेना है। और ताहिनिया पेस्ट होता है, वरना आप तिल को ऑलिव ऑयल के साथ ब्लेंड करके भी ये पेस्ट बना सकते हैं। ताहिनिया पेस्ट आप डालेंगे इसमें 1/4 कप, बल्कि सॉरी 1/2 कप। ये half हमेशा cup आ गया। हाफ जाएगी उसकी क्वांटिटी ना, उससे चनों से, ठीक है। चने आपने अगर 1 कप लिए तो आधा कप ताहिनिया ले लें। मुझे अपनी अम्मी की याद आ गई, हमारे फ्रिज में बॉइल्ड चने और मटर हमेशा हर रखते वक्त हैं। फ्रीज होते हैं। अच्छा, मेरी अम्मी चना चाट बहुत मज़े की बनाती है ना, तो चने तो हमारे फ्रीज़र में ऑलरेडी हर टाइम होते हैं। कोई भी आया फटाफट चना चाट बनाई। इसके अंदर ना आपने जो है 2 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस डालना है, बचा हुआ रख लेंगे, मिक्सी ड्रिंक में डाल देंगे, ठीक है, ये डालना है। और इसके अंदर हम डालेंगे तकरीबन 1 कप जितना ऑलिव ऑयल, ये ऑलिव ऑयल से ही बनता है, ऑलिव ऑयल जाएगा इसके अंदर। ठीक है। और इसके अंदर 2 गार्लिक क्लोव्स डाल के ना इसको हम करेंगे अच्छा सा ब्लेंड। और ब्लेंड करते हुए इसमें 1 आइस क्यूब डालेंगे ताकि वो स्मूथ टेक्सचर आए। आइस क्यूब नहीं डालेंगे तो स्मूथ टेक्सचर आपका नहीं आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है, है कि हाफ आइस टीस्पून डालेंगे में। ताकि इसका स्मूथ टेक्सचर हो। ठीक है। क्योंकि हमस का मैंने आयशा नोट किया, मैंने 2-3 जगह से खाया है, लेकिन ना वो बात नहीं थी, मतलब टेक्सचर मुझे उसका पसंद नहीं आया। अच्छा, मुझे अभी आपको हम खिलाते हैं हालांकि ना। मैंने लाहौर के ठीक है। नाम नहीं लूंगी, एक बड़े फेमस ठीक है, रेस्टोरेंट से खाया। इसको हम खाली ऐसे पहले मिक्स करेंगे। इसके अंदर 1 आइस क्यूब डालेंगे, इसके अंदर गार्लिक मैंने डाल दिया है और इसको हम करेंगे चॉपर में। सॉरी, गार्लिक मैंने नहीं डाला, गार्लिक क्लोव्स हम डालेंगे 2 से। अच्छा, गार्लिक क्लोव्स में थोड़े बहुत ज़्यादा भी नहीं, 3 डालेंगे 1 कप चनों में डाल के। इसको हम चॉपर में मिक्स करके इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है। हम इसको ब्लेंड कराते हैं और फिर आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं। जी, चलिए आयशा। जी, ये ब्लेंड हो गया हमारा hummus, बड़ा स्मूथ सा, ठीक है। कंसिस्टेंसी देखें इसकी, टेक्सचर ये देखें टेक्सचर इसका। होना चाहिए इसका, ठीक है। और ये शेयरिंग में भी जाता है। आपने अगर हाइटी करनी है ईद पे तो आप इसको ना आजकल आयशा मूवी नाइट्स का बड़ा ट्रेंड है और उस पे बाकायदा लोग प्लेटर बनाते हैं और hummus और इन सब चीज़ों के साथ। और वो ब्रोशेटा और चीज़ प्लेटर, पता नहीं कौन कौन से प्लेटर बहुत सारे लोग बना के रखते हैं। ये हो गया आपका, ठीक है। इसको ना बस बड़ी सिंपल सी प्रेजेंटेशन देंगे। ये किया, ठीक है। इसको पहले यूँ थोड़ा सा प्लेन करें और ये आपने इसको यूँ कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर पीटा ब्रेड के अलावा अगर किसी और चीज़ के साथ सर्व करना गार्लिक हो, ब्रेड के साथ कर लें, शिबाटा के साथ कर लें। ये आपने थोड़ा सा इसको ऑलिव ऑयल डाल दिया ऊपर, थोड़े से हम इसके साथ डाल देंगे, ये हमारे घरकिन्स हैं, ठीक है जनाब। घरकिन्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें आप थोड़े क्या कहते हैं उसको, कैरेट्स के स्टिक्स कट करके भी ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा प्रीमियम कर देंगे। थोड़े पाइन नट्स डालेंगे इसके अंदर बटर में। वैसे ये तो बड़ी महंगी चीज़ बता दी आयशा। आप इसको ना आप वॉलनट्स डाल लें, आपको नहीं डालने आप ना भी डालें, कोई ज़रूरी नहीं है। और ये जो है पेपरिका से इसकी थोड़ी सी गार्निश कर देंगे, ठीक है। पेपरिका डालें, ठीक है जनाब। हाँ जी आयशा, ब्राउनीज भी आ चुकी हैं और कितनी प्यारी लग रही हैं, कितनी क्यूट लग रही है, छोटी छोटी सी। मैंने इतना ना इसको 2 बाइट्स कट किए। आपको अगर पूरी बड़ी कट करनी है वो कर दें। और सर्व करते वक्त आप इसको 30 सेकंड्स का माइक्रो करें और फिर उसके बाद आप इस पर वनीला आइसक्रीम स्कूप भी लगा सकते हैं, चॉकलेट सिरप भी ऊपर से डाल सकते हैं। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ना ईद के लिए या कोई स्पेशल गेस्ट आए ना, प्रेजेंटेशन करनी हो, हमने ना 1 स्पून और 1 फोर्क रखा और उसके ऊपर कोको पाउडर डस्ट कर दिया और फिर वो ध्यान से हटा दिया और जो एक्सेस है उसको आपने रोज पेटल से यही मैं देख रही हूँ, बड़ी फैंसी प्रेजेंटेशन दी ठीक है आयशा है। ने ये इसको। कर दिया। अच्छा, ये मैंने इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लगाए। ये बनते हैं तकरीबन 22 1 बाइट पीस, 1-2 बाइट ना 20 to 22 पीसेस बन जाते हैं इस बैच में। तो आप अगर 2 बैच बनाना चाहें आप 2 भी बना सकते हैं। तो एक तो ये हो गया।
और आप भी बनाएं और ईद पे गिफ्ट करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। आज तो हमने दोनों ऐसी डिशेस बनाई हैं आयशा जो हम मतलब ऐसी हैं कि आप इनको गिफ्ट कर सकते हैं, बड़ी अच्छी लगेंगी। आपने एक चीज़ नोट की, मोमोज आपसे बड़ा मैच कर रहे हैं। मैं भी यही देख रही थी कि मैं तो आज इस डिश ऐसे लग रही है पूरी रंग बिरंगी। तो उम्मीद है हमारे नाजरीन को हमारी आज की ये डिशेस पसंद आई होंगी। रमज़ान दस्तरखान मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई डिश एक नई रेसिपी के साथ। इसी के साथ ही मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा और शेफ आयशा को दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 12 के हवाले से है कि जिसका आगाज़ इन अल्फाज के साथ होता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, कि ज़मीन पर चलने वाले जितने जानदार हैं सब के रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी अल्लाह की ज़ात पर है। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज के साथ होता है, व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन, कि अल्लाह ताला धोखेबाजों के हथकंडे चलने नहीं देते। पारे के आगाज़ में अल्लाह ताला के राज़िक होने का तज़किरा और पारे के इख्तिताम पर इंसान के मकरो फ़रेब का तज़किरा हमारे लिए ये पैगाम रखता है कि राज़िक तो अल्लाह है, मकरो फ़रेब से कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मिलेगा तो अमानत से मिलेगा, दयानत से मिलेगा, और मकरो फ़रेब पर खड़ी इमारत वो गिरती है और इबरत का निशान बना दी जाती है। आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि कितनी ही कौमें हैं जो इबरत बना दी गईं, और वो कौन से असबाब हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज़्क़ में फरावानी अता फरमाते हैं। तो इबरत का निशान बनने वाली कौमों में से कौम नूह का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ़ अंदाज से किया कि वो किस तरह फ़ख्र व गुरूर की मिसाल थे और क्या क्या बोल बोल जाते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से किस तरह के अल्फाज कह जाते थे। कभी कहते मा नराका इल्ला बशरम मिथलना, कि आप तो हमारे जैसे आदमी हैं, हमारे जैसे इंसान हैं। और कभी कहते वमा नरा लकुम अलैना मिन फضलिन, आपको हमारे ऊपर कोई फजीलत तो हासिल नहीं है। कभी कहते बल नदुन्नुकुम कादिबीन, कि हम तो आपको झूठा समझते हैं। तो सूरह हूद की आयत नंबर 27 में भी अल्लाह ताला ने इसी बात का तज़किरा किया कि उन्होंने कहा बल नज़ुन्नुकुम काज़िबीन, कि हम तो आपको झूठा समझते हैं। और इसी तरह आयत नंबर 32 में फरमाया फ़अतिना बिमा ताइदुना इन कुन्त मिनस सादिकीन, कि वो ये कहते हैं कि जिसका तुम वादा करते हो अगर सच्चे हो, यानी अल्लाह के अजाब की तुम बात करते हो, तो अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ। फिर सूरह हूद की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला ने उनकी हलाकत का और उनकी बर्बादी का तज़किरा करते हुए इन अल्फाज में ज़िक्र किया, वक़ील बुअदल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कहा गया कि लानत हो जालिम लोगों के लिए, दूरी हो। और फिर इसी तरह कौम आद का तज़किरा किया गया। सूरह हूद की आयत नंबर 60 में अल्लाह ताला उनका तज़किरा करते हुए फरमाते हैं अला बुअदल लिआदिन क़ौम हूद, कि हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद पर अल्लाह की लानत और अल्लाह की रहमत से दूरी हो। इसी तरह कौम समूद का तज़किरा सूरह हूद की आयत नंबर 67 में किया, फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जाथिमीन, के वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। और कौम लूत का तज़किरा अल्लाह ताला ने सूरह हूद की आयत नंबर 82 में किया कि उन्हें किस तरह इबरत का निशान बनाया गया। फरमाया वअमतरना अलैहा हिजारतम मिन सिज्जील मंदूद, कि हमने उनके ऊपर भी पत्थरों की बारिश बरसाई। और इसी तरह असहाब मदियन का तज़किरा अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंदाज से सूरह हूद की मुख्तलिफ आयात में किया। कभी वो अपने पैगम्बर से कहते हैं अस्सलातु का तअमुरुका अन नत्रुका मा याबुदु आबाउना, क्या आपकी नमाजें आपको ये सिखाती हैं कि हम अपने आबा व अजदाद के तरीके को छोड़ दें, जिनकी वो इबादत करते थे उसको छोड़ दें। कभी वो कहते व इन्ना लनराका फीना दईफ़ा, कि हम आपको देखते हैं कि आप तो हमारे अंदर कमज़ोर हैं, आपकी कोई हैसियत नहीं है। और कभी वो कहते लौला रहतुका लरजमनाका, कि अगर आपका कबीला आपकी बरादरी ना होती तो हम आपको रजम कर देते। और कभी कहते वमा अंता अलैना बिअज़ीज़, आपकी हमारे यहाँ कोई औकात नहीं है, आप कोई हमारे से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ नहीं है। ऐसे ऐसे जुमले वो कहते थे। तो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें पकड़ा और सूरह हूद की आयत नंबर 94 में उसका तज़किरा फरमाया व अख़ज़तिल्लज़ीना ज़लमुस्सैहतु, कि जालिम लोगों को चीख ने पकड़ लिया, फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जाथिमीन, तो वो अपने घरों में ऊंधे पड़े रह गए।
तो इस तरह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कौमों का तज़किरा किया है जो अजीब व गरीब किस्म की हरकतें करने वाले और हलाल और हराम की तमीज़ को भूलने वाले और पैगम्बरों की नाफरमानी करने वाले थे। अब आइए उन असबाब को जानते हैं इस पारे की रोशनी में कि वो कौन से असबाब हैं कि जिनकी वजह से रिज़्क में फरावानी कर दी जाती है और ये रिज़्क में फरावानी का ज़रिया और सबब बनते हैं। तो रिज़्क में फरावानी के असबाब में से पहला सबब कि रिज़्क सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगना। जब भी इंसान मेहनत करे तो अल्लाह ताला से उम्मीद रखे, अल्लाह ताला से सवाल करे। और सूरह हूद की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पैगम्बर अपनी कौम से कहते हैं वया कौम ला अस्अलुकुम अलैहि माला, कि मैं ये जो तुम्हें दावत दे रहा हूँ, जो तुम्हें नसीहत कर रहा हूँ और तुम्हें रब का पैगाम पहुँचा रहा हूँ, इस पर मैं तुमसे कोई माल नहीं मांगता। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरा अजर, मेरा बदला और मेरा जो सवाब है वो तो अल्लाह के ज़िम्मे है, वो तो अल्लाह ताला ने अदा करना है, वो तो अल्लाह ताला मुझे अता फरमा देंगे। और इसी तरह दूसरा सबब है गुरबा और मसाकीन की मदद करना। मुआशरे का वो तबका जो पिसा हुआ है, जिनकी ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं और जिनके पास वसाइल नहीं हैं, असबाब नहीं हैं, उनका ख्याल रखना, उन पर ख़र्च करना, उनको अपने माल में से देना, ये भी रिज़्क में इजाफे का बायस है। और सूरह हूद की आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वया कौम मन यंसुरुनी मिनल्लाहि इन तरद्तुहुम अफला तदक्करून। यहाँ पैगम्बर अपनी कौम से कह रहे हैं कि अगर मैं इन फ़कीरों को, इन मिस्कीनों को, इन गरीब लोगों को, यानी तुम जिनके बारे में चाहते हो कि ये मेरे पास ना बैठें और ये मेरे से दूर हो जाएं, अगर मैं इनको दूर कर दूं तो फिर मेरी मदद कौन करेगा? यानी इनकी वजह से अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाते हैं। तो अगर कोई बंदा चाहता है कि उसके माल में फरावानी हो, उसका रिज़्क जो है वो वसी हो जाए, तो उसे गरीबों का, ज़रूरतमंदों का और अपने रिश्तेदारों में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, अपने अड़ोस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनका ख्याल रखना पड़ेगा। और इसी तरह तीसरी चीज़ है कि मेहनत करने के बाद, कोशिश करने के बाद मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देना और अल्लाह पर तवक्कल करना, अल्लाह के हवाले कर देना उस मामले को, लेकिन मेहनत खुद करनी है। ये नहीं है कि खुद चारपाई पे लेटे हैं और ये सोच रहे हैं कि बस वो अल्लाह ताला ने मेरे मुंह में डाल देना, ऐसा नहीं होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा सूरह हूद की आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला इन अल्फाज के साथ करते हैं बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, कि उन्होंने कश्ती बनाई, मेहनत की, सब कुछ किया और उसके बाद उन्होंने मामले को अल्लाह के सुपुर्द करते हुए कहा कि अल्लाह ही के नाम से है इसका चलना भी और इसका ठहरना भी, बेशक मेरा रब माफ करने वाला और रहम करने वाला है। इसी तरह चौथा सबब रिज़्क में फरावानी का तौबा व इस्तिग़फ़ार करना है। सूरह हूद की आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से ही तज़किरा फरमाते हैं कि उन्होंने अपनी कौम से कहा वया कौम इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, ए मेरी कौम तुम अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर उसकी तरफ रुजू करो, युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा, वो तुम्हारे ऊपर आसमान से बारिशें नाज़िल फरमाएगा, व यज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम, और तुम्हारी कुव्वत में इजाफा करेगा, वला ततवल्लौ मुजरिमीन, और तुम मुजरिम बनकर ना फिरो, मुंह ना मोड़ो। तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करना, तौबा करना, फ़कुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। किसी को माल की ज़रूरत है, किसी को औलाद की ज़रूरत है, उनकी इस्लाह की ज़रूरत है, किसी को सेहत की ज़रूरत है, अल्लाह ताला से जो बंदा इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसे इन सारी नेमतों से नवाजते हैं। और इसी तरह पाँचवा सबब रिज़्क में फरावानी का वो अल्लाह पर तवक्कल करना है। ये नहीं है कि मैं बहुत ज़हीन हूँ, मेरे अंदर सलाहियतें बहुत हैं, मेरा तजर्बा बहुत है, फ़लाँ चीज़ बहुत है और फ़लाँ चीज़ बहुत है, इन चीज़ों के ऊपर तवक्कल नहीं करना, बल्कि तवक्कल अल्लाह की ज़ात पर करना। जो बंदा अपनी मेहनत करने के बाद अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करता है, अल्लाह ताला उसे भी रिज़्क की फरावानी अता फरमाते हैं। सूरह हूद की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बिकुम, कि पैगम्बर अपनी कौम से कह रहे हैं कि मैं अल्लाह पर तवक्कल करता हूँ जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। मा मिन दाब्बतिन इल्ला हुवा आखिदुम बिनासियतिहा, कि जितने भी चौपाए हैं अल्लाह ताला उनकी पेशानी को थामने वाले हैं। इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तकीम, और बेशक मेरा रब सीधी राह पर है।